ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। सोचिए जरा, एक जीनियस इंजीनियर जिसने अमेरिका का आप कह सकती हैं सबसे सीक्रेट, सबसे ताकतवर हथियार बनाने में मदद की, और फिर उसी के राज दुश्मन देश को बेच दिए। आज हम नौशिर गोवाडिया की इसी चौंकाने वाली कहानी और उसके जो दूरगामी परिणाम हुए उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाल की रिपोर्ट्स और एफबीआई के जो दस्तावेज सामने आए हैं उनके आधार पर मतलब समझेंगे कि कैसे एक इतना काबिल आविष्कारक देशद्रोही बन गया और इसका आज क्या असर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नौशिर गोवाडिया आखिर थे कौन? मुंबई में जन्मे थे और जाहिर है अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली। 1960s में अमेरिका गए और नॉर्थरोप ग्रुमन जैसी मतलब बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी से जुड़े। हाँ। और उनका काम बहुत अहम था। उन्होंने अमेरिका के मशहूर B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो लगभग अदृश्य माना जाता है, उसके प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करने में अहम बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा। नॉर्थरोप में उनका एक सीक्रेट कोड नेम भी था, ब्लूबेरी मिल्क शेक। ब्लूबेरी मिल्क शेक, वाह। जी, और उनके इसी काम ने B-2 को वो काबिलियत दी जिससे वो रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन दोनों से बच निकलता है। और ये B-2 ये कोई मामूली जहाज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक उड़ता हुआ पंख जैसा है, मतलब बिना पूंछ वाला, एक खास डिजाइन। हाँ, फ्लाइंग विंग डिजाइन। और ये बिना रुके 10,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है, परमाणु हथियार ले जा सकता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में भी जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की खबरें थी तो इन्हीं B-2 बॉम्बर्स का जिक्र आया था। अरे हाँ, और गोवाडिया इसी क्रांतिकारी तकनीक के मतलब बनाने वालों में से एक थे। बिल्कुल, लेकिन यहीं से कहानी में आप कह सकते हैं एक नाटकीय मोड़ आता है। 1986 में जब उन्होंने नॉर्थरोप छोड़ा तो गोवाडिया ने अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू की। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो शायद भारी फाइनेंशियल प्रेशर में थे। माउई में एक बहुत शानदार घर था करीब $3.5 मिलियन का, और उसकी महीने की किश्त थी कोई $15,000 थी। $15,000 महीना? हाँ, बहुत ज्यादा। और शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कंपनी से कुछ नाराजगी भी थी। तो इन सब वजहों ने मिलकर उन्हें एक बहुत खतरनाक रास्ते पे धकेल दिया। और वो रास्ता कहाँ गया? वो रास्ता चीन की तरफ जाता था। चीन? जी। 2003 और 2005 के बीच गोवाडिया ने चीन की कई गुप्त यात्राएं की, अक्सर बिना पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाए। वो चेंगडू और शेंजन जैसे शहरों में गए। ये चीन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब माने जाते हैं और वहां चीनी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी दी। किस तरह की जानकारी? खास तौर पर क्रूज मिसाइलों के लिए स्टेल्थ एग्जॉस्ट नोजल डिजाइन करने में मदद की। ये बिल्कुल वही तकनीक थी जिस पर उन्होंने B-2 के लिए काम किया था। ओ, मतलब सीधे सीधे B-2 की टेक्नोलॉजी? हाँ, उसी से जुड़ी हुई। और इसके बदले उन्हें स्विस बैंकों और कुछ ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए करीब $1,10,000 मिले। फिर पकड़े गए? हाँ, फिर अक्टूबर 2005 में FBI ने उनके माउई वाले शानदार घर पर छापा मारा। और वहाँ क्या मिला? कुछ मिला FBI को? बहुत कुछ। सैकड़ों गोपनीय दस्तावेज, वो स्टेल्थ नोजल के डिटेल्ड रेखा चित्र और चीनी एजेंटों के साथ जो ईमेल का आदान प्रदान हुआ था वो सब मिला। अरे बाप रे। बाद में गोडियाडे ने FBI को जो बयान दिया उसमें साफ साफ मान लिया। कहा, मैंने जो किया वो जासूसी और देशद्रोह था। मैंने PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सैन्य रहस्य साझा किए। और सजा? उन्हें 32 साल की जेल हुई। 32 साल? खैर, अब यहाँ कहानी वर्तमान से जुड़ती है और ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, जिस समय अमेरिका के ईरान पर B-2 बॉम्बर इस्तेमाल करने की खबरें चल रही थीं, लगभग उसी दौरान मई 2025 में चीन के शिनजियांग प्रांत में एक गुप्त बेस है, मालान। वहाँ सैटेलाइट तस्वीरों में एक विशालकाय, बिल्कुल उड़ने वाले पंख जैसा विमान दिखा। हाँ, ये हाल की बात ही है। इसका आकार, इसका डिजाइन, सब कुछ चौंकाने वाली हद तक अमेरिका के B-2 जैसा है। बिल्कुल, समानताएं काफी स्पष्ट हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गोवाडिया द्वारा लीक की गई तकनीक का नतीजा है? क्या ये चीन का वो रहस्यमयी H-20 बॉम्बर है जिसकी चर्चा सालों से हो रही है, या फिर कोई नया सुपर एडवांस स्टेल्थ ड्रोन? देखिए, ये घटना चीन जिस तरह से तकनीक हासिल करता है उसके एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती है। वो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग या साइबर हमले ही नहीं करते। अच्छा, और क्या तरीके हैं? वो टैलेंट प्रोग्राम्स जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। विदेशों में बसे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लुभाने के लिए। चेंगुआंग गोंग का मामला याद है, जिसने मिसाइल ट्रैकिंग की टॉप सीक्रेट तकनीक चुराने की कोशिश की थी? सुना था। वो भी चीन के ऐसे ही टैलेंट प्रोग्राम से जुड़ा था।
और इन सब के पीछे चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक है। वो इसी काम में लगी है। MSS? इनका मुख्य काम क्या है? उनका मुख्य लक्ष्य तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता बनाए रखना है। इसके लिए वो असंतुष्टों पर नजर रखने से लेकर इंडस्ट्रियल जासूसी तक सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या ये जो टैलेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सिर्फ टैलेंट को अट्रैक्ट करने का सीधा तरीका है, या इनमें कोई दबाव, कोई ब्लैकमेल जैसा एंगल भी हो सकता है? कुछ मामलों में ऐसा शक भी जताया गया है। ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, कई प्रोग्राम तो वैध अकादमिक या व्यावसायिक आदान प्रदान को ही बढ़ावा देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में दबाव या गलत तरीके से लुभाने के आरोप लगे हैं, और MSS की भूमिका इसे और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के लालच या गुस्से की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात का आईना है कि कैसे दशकों पहले बोए गए जासूसी के बीज आज दुनिया की ताकत का संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे भरोसे को हथियार बनाया जा सकता है और कैसे चुराए गए ब्लूप्रिंट आज के तनावों में एक खतरनाक हकीकत बन सकते हैं। आज की ये पूरी पड़ताल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी देश के सबसे गहरे राज आखिर कितने महफूज हैं। और विश्वासघात की असली कीमत क्या होती है, सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर। हाँ, बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए, खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और जानकारी चुराना पहले से कहीं ज्यादा आसान होता जा रहा है। सही कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को करना पड़ रहा है। ऐसी ही और गहरी जानकारियां और विश्लेषण के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, वो जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी पड़ताल मिस ना करें।